हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह और आज की हम वीडियो में बात करेंगे जनरल एंट्रीज ऑफ अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। अमालगमेशन ऑफ कंपनी में जनरल एंट्री किस तरह से करते हैं, आज हम इसको बात करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि अगर आपने मेरी 2 वीडियो नहीं देखी है इसकी, तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उन दोनों वीडियोज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको परचेज कंसिडरेशन के मैंने बताया था, मैंने आपको अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब क्या होता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जनरल एंट्री किस तरह से करी जाती है। एक होती है ट्रांसफरर कंपनी की जनरल एंट्री। ट्रांसफरर कंपनी का मतलब जो अपना बिजनेस ख़त्म कर रही है, लिक्विडेट कर रही है और अपना बिजनेस ट्रांसफरी कंपनी को बेच रही है। हालांकि ये कंपनी एक ही है, मान लो कि ए और बी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है। ये अपना बिजनेस लिक्विडेट करके नया बिजनेस ए बी लिमिटेड के नाम से बनाना चाहते हैं, तो इस केस में ए बी लिमिटेड को कहा जाएगा ट्रांसफरी कंपनी एंड ए एंड बी को कहा जाएगा ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफरर कंपनी के पहले हम एंट्री समझते हैं कि ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये सबसे आसान एंट्री है। ट्रांसफर कंपनी आपको देखो 2 कंपनी होगी, क्वेश्चन में जब आएगा आपके सामने 2 कंपनी आएगी, बिकॉज 2 कंपनी होगी तभी तो वो लिक्विडेट होकर नई कंपनी बनेगी ना। अगर एक कंपनी है वो खुद ही लिक्विडेट होकर नई कंपनी बन रही है, उसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, उसको फिर हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर अमालगमेशन है तो 2 कंपनी होगी और 2 कंपनी लिक्विडेट होगी, तो आपको इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग एंट्री करनी होगी और इसमें अलग एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से बात समझनी है। और पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था पहले ही कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो ये आपको समझना है। तो ट्रांसफर कंपनी कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये दोनों कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। लिक्विडेट हो जाती है यानी कि अपना बिजनेस बंद कर देती है। अब आपने उम्मीद करते हो आपने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता था, आप अपना सारा बिजनेस बंद करते थे और अपना एक अकाउंट खोलते थे, उसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफ़र करते थे, उसका नाम था रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ट्रांसफरर कंपनी अपने क्या करेगी, सारे एसेट सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अपना सारे एसेट लायबिलिटी हमने ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। और रियलाइजेशन अकाउंट खोलता ही बनता ही इसलिए है ताकि ये जितनी भी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग है वो उसको हम कर सकें। जो भी पैसा आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, जिसको भी अपने पेमेंट करनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट से होगी, क्योंकि सारे एसेट्स वहाँ पर भेजे हुए हमने, सारे एसेट वहाँ पर भेजे हुए हैं। इवन इस केस में, खासकर इस केस में अमालगमेशन में, कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, उसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं इस केस में। सबसे खास बात ये है इस चीज़ की, अगर क्वेश्चन में कहे कि नहीं करना वो अलग बात है, वैसे कर देते हैं। कैश इन हैंड कैश एट बैंक भी सारा का सारे एसेट उठा के ले जाता है ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी के। तो यहाँ पर ये भी यहाँ ध्यान रखना है। और लेकिन आपको एक बात ध्यान समझनी है, फिक्टिशियस एसेट्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि ये कभी बिक नहीं सकते। ये तो एक टेम्परेरी फेक एसेट्स होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली शेयर होल्डर को भेज देंगे कि भाई तू संभाल इसको, बिकॉज ये तेरा लॉस है। फिक्टिशियस एसेट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे क्या, ट्रांसफर करके, बिकॉज ये तेरा लॉस है, ये तेरे कैपिटल पे अब तू बियर करेगा, तू अपनी कैपिटल को कम करेगा। फिक्टिशियस एसेट को खुद उठा और अपना लॉस खुद बियर कर, बिकॉज ये फिक्टिशियस एसेट बेसिकली लॉसेज होते हैं, हमारे लॉसेज एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं कुछ ऐसे, जो कि बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन जो हम एक्सपेंसेस के तौर पे हम नहीं ला पाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको हम शेयर होल्डर भेज देते हैं, भाई तेरा ही लॉस था ये, अब तू ही बियर करेगा, इसको हम बेचेंगे थोड़ी रियलाइजेशन अकाउंट से। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, इसको कभी नहीं आपको ट्रांसफ़र करना। ठीक है, साथ ही साथ आपको कोई रिजर्व्स है या सरप्लस है जो आपकी लायबिलिटी साइड में लिखा होता है, उसको भी आपने ट्रांसफ़र नहीं करना, बिकॉज वो शेयर होल्डर का हिस्सा है और शेयर होल्डर अपना हिस्सा खुद ले जाएगा।
जो भी रिजर्व सरप्लस होते हैं वो कैपिटल में बचाएगा, वो कैपिटल में बढ़ते हैं और कैपिटल में जाएगा, ये सारे के सारे शेयर होल्डर के पास जाएगा। इसको रियलाइजेशन अकाउंट में कोई सेंस नहीं है यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का। जो कैपिटल के आपके एसेट लायबिलिटी है, जो कैपिटल में जाने वाले वो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन जो बाकी बच गए अब वो सारे आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे। अब देखो कैसे एंट्री होती है, आपको बहुत ही आसान एंट्री होती है। सबसे पहले ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, ठीक है, ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। तो ट्रांसफ़र जब हम करते हैं एसेट को तो क्या करेंगे, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो जब उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम उसके अकाउंट को बंद कर रहे हैं। कोई भी एसेट मुझे बंद करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट का बैलेंस, जितने भी बैलेंस होते हैं एसेट के, आपने देखा होगा तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं हमेशा। डेबिट साइड पे आपने देखा होगा कि डेबिट साइड हमेशा उसकी एसेट की बड़ी होती है। तो उसको ख़त्म करना है अकाउंट को, तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू जितने भी एसेट आपके सन्ड्री एसेट्स, एसेट के नाम आएंगे अलग अलग, इंडिविजुअल एसेट के नाम आएंगे, उसके आपने नाम के तौर पे लिखना है, जैसे गुडविल, ठीक है, आपके करंट एसेट जितने नाम है, आपके डेटर, सब कुछ आपने लिख देना है। और कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मेरी बात समझ रहे हो, इस तरीके से करना है आपने ट्रांसफ़र। इसी तरीके से आपने अब लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटीज़, तो जब हम लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, सर लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसकी हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी आती है। तो क्रेडिट साइड अगर बड़ी आती है तो हमें अगर उसे ट्रांसफ़र करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करनी लायबिलिटी, तो डेबिट करना पड़ेगा। सन्ड्री लायबिलिटीज़, उसके नाम आएंगे इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअल नाम से आपने ट्रांसफ़र कर देना है। सन्ड्री लायबिलिटी नहीं लिखना आपने, जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो नाम लिखे होगा, क्रेडिटर्स होगा, लोन हो गए, कुछ भी होगा, वो आपने ट्रांसफ़र कर देना है। और ट्रांसफ़र जहाँ करना है उसको क्रेडिट साइड पे लिखो, क्या कहाँ तक करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में करना है। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होगा। अभी देखो ये तो हमने ट्रांसफ़र करा है अभी, अब रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होगा। जब भी हम एसेट को बेचते हैं तो फ़ायदा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। और रियलाइजेशन अकाउंट से कोई पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड से करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट से एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट आर ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट आर ऑल द गेन्स। ये आपको समझ आ गई एंट्री ट्रांसफ़र करने की। अब तीसरी एंट्री होती है परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने की, क्योंकि यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन भी आ गया कॉन्सेप्ट। अब आपको परचेज कंसिडरेशन मिलने वाली है ट्रांसफरी कंपनी से। तो ट्रांसफरी कंपनी आपको परचेज कंसिडरेशन देगी, उससे देने से पहले आपको कोई पहले एंट्री ड्यू करनी पड़ती है कि कितनी परचेज कंसिडरेशन मुझे मिलने वाली है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में ही सब कुछ भेजेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, सब कुछ पैसे वहाँ पर है। तो जो भी पैसा आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आएगा, जो भी पैसा जाएगा वो यहाँ से जाएगा। तो बेसिकली परचेज कंसिडरेशन कहाँ पर आने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट में सर। तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। अब यहाँ पर आपको लिखना है उस कंपनी का नाम जहाँ से आने वाली है, यानी कि AB लिमिटेड, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरी कंपनी का नाम होगा वो यहाँ पर आएगा। तो ट्रांसफरी कंपनी से जहाँ से आने वाली है उसको डेबिट करते हैं ना, जो पैसा आने वाला है उसको डेबिट करते हैं। और नाम लिखो कहाँ से आने वाला है, ट्रांसफरी कंपनी से आने वाला है। तो डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आ गई यहाँ तक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथी एंट्री होगी हमारी ऑन रिसिप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब हमें वो परचेज कंसिडरेशन मिलने वाली है, जो हमने अभी ड्यू करी थी एंट्री, अब मिलेगी। तो मिलेगी ना, किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। हो सकता है ट्रांसफरी कंपनी आपको शेयर की फॉर्म में दे, तो जो मिलेगा उसको डेबिट करते हैं ना, डेबिट आर द रिसीवर, ये डेबिट आर ऑल दी गेन्स, सॉरी एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन डेबिट जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं, आपको ये पता है। तो जो भी आएगा, सपोज करो वो शेयर दे रहा है तो शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। सर ये ट्रांसफरी कंपनी को लिख रहे हैं क्योंकि देखो जो शेयर देगा वो अपने देगा ना। तो शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, वो अगर डिवेंचर दे रहा है तो डिवेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी।
अगर वो डिवेंचर दे रहा है तो डिवेंचर को भी हम ट्रांसफरी कंपनी के लिखेंगे कि भाई डिवेंचर आ रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी के, शेयर आ रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी के। कैश और बैंक अगर दे रही है तो कैश और बैंक आ रहा है ट्रांसफरी कंपनी का। टू कहाँ से आ रहा है सर? ट्रांसफरी कंपनी का, तो ट्रांसफरी कंपनी। और इसका अगर दूसरा लॉजिक से मैं आपको बताऊँ तो क्या है कि मैंने अभी ड्यू करी थी एंट्री, तो ट्रांसफरी कंपनी को क्या करा था? डेबिट करा था। तो अब मुझे इसका अकाउंट बंद कर देना है क्योंकि यहाँ से पैसा आ गया है, तो बंद करूँगा तो क्रेडिट कर दूंगा, तो बंद कर दिया मैंने, यहाँ से पैसा आ गया है। जो पैसा आ गया है तो उसको अकाउंट क्लोज कर दो, तो ये अकाउंट क्लोज कर दिया ट्रांसफर कंपनी का, और जो पैसे आए हैं वो यहाँ लिख दिए। इस तरीके से पैसे आ सकते हैं। वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि परचेज कंसिडरेशन वो पैसा कैसे दे रहा है। शेयर की फॉर्म में खाली दे रहा है तो शेयर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन पे ऊपर डिपेंड करेगा ना। अगली एंट्री क्या होगी? कभी कभार क्या होता है कि ट्रांसफरी कंपनी कुछ एसेट ले जाती नहीं है, तो आपको सेल करने पड़ते हैं ट्रांसफर कंपनी को, वो अपने खुद से। तो ऑन सेल ऑफ एसेट विच आर नॉट टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी। वैसे तो ट्रांसफरी कंपनी सारे के सारे एसेट ले जा देती है अपने पास, लेकिन जब अगर नहीं ले जाएगी तो हमें उसको बेचना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर आप बेचेंगे या आएगी पैसा, वो कहाँ आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, तो क्रेडिट साइड पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट है। जो भी पैसा आता है वो क्रेडिट करते हैं, और जो पैसा किस फॉर्म में आया ऊपर लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, ठीक है। ऐसे ही कभी कभार लायबिलिटी भी डिस्चार्ज करनी पड़ती है। कोई अगर लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ती है जो कि ट्रांसफरी कंपनी नहीं कर पा रही, तो फॉर दोज लायबिलिटीज विच आर डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरर कंपनी, तो जो लायबिलिटीज ट्रांसफरर कंपनी डिस्चार्ज करती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब देखो, लायबिलिटी जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो लायबिलिटी का नाम आएगा, ठीक है, लायबिलिटी का नाम आएगा। तो जैसे कि लायबिलिटी का नाम है, कोई जो भी लायबिलिटी का नाम है, तो लायबिलिटी कंसर्न्ड, जैसे क्रेडिटर को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट आएगा ना, क्योंकि उसकी लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं अब। तो क्रेडिटर का नाम आएगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो लायबिलिटी वो ट्रांसफर कंपनी नहीं ले जा रही उसको हम ऐसे डिस्चार्ज करते हैं, खुद से करेगा ट्रांसफर कंपनी। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में वो लायबिलिटी ट्रांसफर कर ही नहीं होगी, तभी हम यहाँ पर सीधा लायबिलिटी का नाम लिख रहे हैं। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो सारे मैं लायबिलिटी एसेट में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूँ, तो जब भी वो बिकेगा या पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट से होती है। लेकिन जब कोई ट्रांसफरी कंपनी मुझे कहती है कि भाई मैं आपके लायबिलिटी ये नहीं ले जाने वाली, तो फिर हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसको हम खुद से पे कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कोई कहती है कि भाई जब हम लायबिलिटी का कोई ऐसे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उसको खुद से डिस्चार्ज करेंगे, तो ये एंट्री होगी। लेकिन जब लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं इसको ट्रांसफर करने के बाद, तो फिर लायबिलिटी का नाम कभी नहीं आता, बिकॉज वो सारी लायबिलिटी इसके अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पर हुआ था ना कि जब हम एसेट को बेच रहे थे ऐसी एंट्री हुई थी, तो इसकी उल्टी एंट्री लायबिलिटी के केस में होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो वहाँ से पैसा कटेगा डेबिट साइड से, और बैंक अकाउंट से भी पैसा कटेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा, बिकॉज लायबिलिटी सारे अकाउंट मैंने बंद कर दिए थे, तभी तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफर करे है। सारे अकाउंट बंद करके ये ट्रांसफर कर दिए थे मैंने इसके अकाउंट में, तो लायबिलिटी का अकाउंट खत्म हो चुके हैं अब सारे। लेकिन जब लायबिलिटी इसको ट्रांसफर ही नहीं करी, वो कह रहे हैं कि मैं खुद बाद में बियर करूंगा, तो फिर ऐसी एंट्री होती है, ठीक है। अब कोई लायबिलिटी अगर प्रीमियम पे होगी तो फिर आपने प्रीमियम में लिख देना है। तो प्रीमियम जो बियर होता है रियलाइजेशन अकाउंट से होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। देखो जो भी पैसा आपको कहीं से लाना है ना, कि भाई आपको एक्स्ट्रा पैसा की लायबिलिटी बियर करनी है, एक्स्ट्रा पैसा देना है लायबिलिटी का, तो फिर वो एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम आपको देना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? सारा पैसा तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूँ, कैश की फॉर्म में, सबकी फॉर्म में, तो वो सारा पैसा फिर मुझे रियलाइजेशन अकाउंट से लाना पड़ेगा, जो भी मुझे एक्स्ट्रा पैसा कहीं से लाना है प्रीमियम के तौर पे, ठीक है। और अगर कोई डिस्काउंट के मैंने फॉर्म में ट्रांसफ़र करी है और पेमेंट करी है लायबिलिटी को, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा आया, तो पैसा आएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। जो भी पैसा आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, जो भी पैसा जाएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट से जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर है अच्छे से, उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर है आपको। अब आपको यहाँ पर आपको समझनी है एक और चीज़, अब आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोर्न करने हैं, ठीक है। तो एंट्री फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस,
तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को कैसे हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, बड़ा आसान होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को एंट्री रिकॉर्ड करना। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी पैसा जाएगा वो रिलायंस अकाउंट से जाएगा, जो भी पैसा आएगा वो रिलायंस अकाउंट में आएगा। तो पैसा जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट जो होता है, जो भी पैसा जाता है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो रिलायंस अकाउंट डेबिट। पैसा किससे फॉर्म में पे करूंगा सर, कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रिलायंस अकाउंट डेबिट हुआ और पैसा मेरा घट गया कैश और बैंक से, तो दैट इज क्रेडिट। ये सिंपल सी एंट्री होती है, लेकिन ये तब करनी है जब आपका ये एक्सपेंसेस ट्रांसफरर कंपनी बोन करती है, क्योंकि हम किसके अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं सारी ये ट्रांसफरर कंपनी के। तो ट्रांसफरर कंपनी अगर वो कहती है कि मैं अपने लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस है वो मैं खुद पे करूंगी, लिक्विडेशन मतलब वाइंडिंग अप कंपनी, खत्म कर रहे हैं कंपनी को, बंद कर रहे हैं, तो जब बंद करते हुए मैं एक्सपेंसेस मैं खुद बेयर करूंगी, जितने भी ये सब चीजें एक्सपेंसेस हो गए, तो मैं इसकी एंट्री ये करेगी। लेकिन इफ अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी कह रही कि मैं बियर कर लूंगी, आप टेंशन मत लो, मैं बियर कर लूंगी, तो फिर एंट्री करने की कोई जरूरत है? मुझे एक चीज बताओ, अगर ट्रांसफरी कंपनी कह रही है कि भाई मैं ही बियर कर लूंगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, तो फिर मैं एंट्री करूं क्यों? मेरी बुक्स में अकाउंट में एंट्री क्यों होगी? फिर तो उसकी बुक्स में होगी ना, मेरी बुक में थोड़ी होगी एंट्री। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, क्योंकि भाई जब मेरी बुक में एंट्री तब होती है जब मैं बियर करूंगी। जब मेरा तो ना तो कैश गया ना कुछ भी नहीं गया, तो मैं क्यों बियर करूं? तो उसमें कोई एंट्री नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे अच्छे से? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि लास्ट में ना हमें पेमेंट करनी पड़ती है, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको। तो पेमेंट की एंट्री मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे होती है। लास्ट में क्या होता है, पेमेंट करनी होगी। अब पेमेंट कैसे होती है, बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि सबसे पहले कोई भी पेमेंट करनी है या कोई भी पैसा आपको मिलता है, तो सबसे पहले ड्यू करते हैं। तो टू मेक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेमेंट ड्यू, पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं कि भाई देखो आपको इस तारीख को या आपको पेमेंट मिलने वाली है, हमने उनकी ड्यू करी, जब ड्यू डेट होगी उसकी हमने एंट्री पहले ड्यू करी। अब देखो 3 तरीके से हो सकता है, या तो मैं उसको पार पे दूंगा, मतलब जितने की उसके शेयर की वैल्यू है उसी पे ही मैं ड्यू कर रहा हूँ। 100 रुपये के शेयर थे तो 100 रुपये की मैं कह रहा हूँ आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो फिर उस केस में क्या करते हैं, देखो जब मुझे अब एंट्री ड्यू करनी है, यानी कि पेमेंट मैं कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके सामने बैलेंस शीट में लिखी होती है, आपको पता होगा, लायबिलिटी साइड पे। तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आती है, मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी मैं उसको खत्म करूंगा तो क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। कोई भी अगर आपको खत्म करना है, उसका अकाउंट बंद करना है, तो उल्टी एंट्री कर दो। अगर क्रेडिट साइड पे है तो डेबिट कर दो। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको देना है पैसा, नीचे लिखो नाम उसका, जिसको देना है। सर देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो इसके पास है वो शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है। इस तरह से एंट्री करते हैं। तो बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेमेंट ड्यू, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर अगर प्रीमियम पे एंट्री होगी तो सर प्रीमियम का नाम आ जाएगा, ठीक है। इफ पेमेंट इज एट प्रीमियम, तो अगर सर प्रीमियम पे एंट्री होगी तो प्रीमियम का नाम आ जाएगा साथ में। और प्रीमियम आएगा कहाँ से, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ अभी तक कि रिलायंस अकाउंट से, क्योंकि जो भी पैसा है वो बस रिलायंस अकाउंट से मैं लूँगा, जो भी पैसा है वो मैं उसको वहीं ट्रांसफ़र करूँगा, बिकॉज सारा पैसा का हिसाब किताब वहीं पे है। तो अगर बस सिंपल से एंट्री होगी, सब कुछ वैसी का वैसे ही होगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होगा। बस प्रीमियम अब मुझे देना है तो एक्स्ट्रा पेमेंट देनी है, ये तो मुझे पेमेंट देनी ही देनी है शेयर कैपिटल की, इसको आपको शेयर होल्डर को ये तो पेमेंट देनी ही देनी है। बट अब एक्स्ट्रा पेमेंट देनी है तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पर डेबिट साइड पर दोबारा लिखनी पड़ेगी, और वो कहाँ से आएगी, प्रीमियम की रिलायंस अकाउंट से, बिकॉज वहीं से ही मुझे पेमेंट लानी पड़ेगी, और कोई अकाउंट है ही नहीं हमारे पास जहाँ पर पैसा सारा हो। तो प्रीमियम की यहाँ पर पेमेंट आएगी। इसी तरीके से डिस्काउंट हो गया अगर, तो डिस्काउंट का जो अकाउंट, डिस्काउंट की अगर पेमेंट करनी है कि नहीं, पेमेंट कम करनी पड़ेगी, तो पेमेंट कम करनी है तो यहाँ पर टू साइड पे आपको फायदा हो जाएगा। तो रिलायंस अकाउंट को यहाँ पर लिखना है, फिर आपने अमाउंट ऑफ पेमेंट डिस्काउंट के हिसाब से। रिलायंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अगर डिस्काउंट की पेमेंट कर रहे हो, अगर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट लानी है तो उसको डेबिट कर दो रिलायंस अकाउंट को, और अगर फायदा हो गया है तो क्रेडिट कर दो रिलायंस अकाउंट को। मेरी बात समझ गई अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पेमेंट करेंगे, अब पेमेंट की एंट्री होगी। तो ऑन पेमेंट
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब हम पेमेंट करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो सर आपने अभी ड्यू की एंट्री करी थी तो क्रेडिट करा था, अब मुझे इसको पेमेंट खत्म करनी है, अभी आपने बताया था मुझे इसको अकाउंट को क्लोज कर दो, तो अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो मैंने क्रेडिट करा था उसको पेमेंट मिलने वाली है, तो उसको डेबिट करो। अब किस फॉर्म में पेमेंट मिलेगी? जो आपको परचेज कंसिडरेशन मिली थी, हम उसको पेमेंट कैसे करेंगे? जो हमने उसको एक्चुअल में परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में पैसा मिल दिया था ना हमें, ट्रांसफरी कंपनी ने, ट्रांसफरी कंपनी जो पैसा दिया था वो शेयर होल्डर के लिए दिया था, वो तो हमने पहले शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले उसको रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर करा, जो पेमेंट पहले मिली उसको रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर करा, ठीक है, कि यहाँ से पेमेंट आने वाली है, और फिर हमने परचेज कंसिडरेशन से ली कि ये परचेज कंसिडरेशन आई, उसकी एंट्री करी। अब ये सारा का सारा पैसा ये शेयर होल्डर पे जाता है। जो भी पैसा ट्रांसफरी कंपनी देती है वो सिर्फ शेयर होल्डर के लिए देती है, क्योंकि मालिक वही है, तो उनको पैसा मिलेगा ये सारा का सारा। तो देखो अब उनको पैसा हम देने वाले हैं इस तरीके से, वो सारा का सारा पैसा कि जो भी उन्हें शेयर दी है ट्रांसफरी कंपनी, तो शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, जो भी जिस तरीके का शेयर दे रही है, आई होप आपको वो पता होगा कि कैसा वो पेमेंट किसी भी फॉर्म में दे सकता है। मतलब ये भी आपको ध्यान समझना है कि वो पेमेंट ऐसे देगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में पैसे देगा, प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी डेबिट सॉरी क्रेडिट, या फिर इक्विटी शेयर दे रहा है तो इक्विटी, जो भी पैसा दे रहा है वो अब उसकी मर्जी है, वो इक्विटी शेयर की फॉर्म में दे रहा है, वो ट्रांसफरी वो डिवेंचर की फॉर्म में दे रहा है, ये कैश और बैंक की फॉर्म में दे रहा है, वो उसकी सिरदर्दी है, हमें नहीं पता, हमें एंट्री करनी है जिस भी फॉर्म में पैसा दे रहा है, मिलना चाहिए बस इसको, ठीक है। अगर अब लास्ट में देखते हैं कि भाई अगर जैसे कि कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, अब कोई प्रॉफिट होगा रिलायंस अकाउंट में, वो कहाँ जाता है? तो एक बात ध्यान समझनी है, जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा, ये प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारा का सारा रिलायंस अकाउंट में, जो भी रिलायंस अकाउंट जो हमने बनाया था अभी पीछे, अब इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये सारे पेमेंट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, तो जो भी रिलायंस अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ, इफ प्रॉफिट इन रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? क्या प्रेफरेंस को मिलेगा? नहीं, सबसे पहले जो पेमेंट होती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कर देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि प्रॉफिट रिलायंस अकाउंट में हुआ या लॉस हुआ, अब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने की बारी आ रही है ना, तो इक्विटी वाले असल में मालिक होते हैं हमारे, जो भी प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा वो इक्विटी वालों को मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलेगा, इसको ध्यान से समझो। एक्चुअल में हमारे रियल जो ऑनर होते हैं वो इक्विटी शेयर वाले होते हैं, तो जो इसको तो हमने ये फिक्स वाले पैसे होते हैं, इनको फिक्स देना पड़ता है पैसा, प्रेफरेंस वालों को भी फिक्स देना पड़ता है, तो सबसे पहले पेमेंट इसकी करेंगे, उसके बाद इक्विटी वाले को अब पेमेंट करने की बारी आ रही है, तो सबसे पहले जो इक्विटी वाले के लिए जो भी प्रॉफिट है वो इक्विटी वालों को बांटेंगे, जो भी लॉस है वो इक्विटी वालों को बांटेंगे, रियल ओनर वही है। जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो मैंने नहीं बांटे थे, ध्यान से मेरी बात समझो, मैंने ऊपर बताया था ना आपको, फिक्टिशियस एसेट नहीं बांटने, रिजर्व सरप्लस नहीं बांटने, ये सारे कहाँ बटेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को बटेंगे, ये है रियल ओनर। अब देखो कैसे एंट्री होती है, तो ये आप देख सकते हो कि जो भी प्रॉफिट होगा रिलायंस अकाउंट में कैसे बटेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉफिट हुआ रिलायंस अकाउंट में, अब वहाँ से प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्रॉफिट आता है रिलायंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, यानी क्रेडिट साइड उसकी बड़ी होगी, अब उसके अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करूँगा तो वो प्रॉफिट मैं ले रहा हूँ ना वहाँ से, जब भी प्रॉफिट मैं वहाँ से उठा रहा हूँ तो उसको उल्टी एंट्री कर दो, उसका क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट था तो मैं डेबिट साइड पे ले लिया, मैंने डेबिट साइड उसकी कर दिया, मतलब मैंने प्रॉफिट से उसको ले रहा हूँ कि भाई तेरे अकाउंट में 2000 का प्रॉफिट हुआ, अब मैं तेरे अकाउंट में 2000 काट रहा हूँ, तो अब आपके उसके अब अकाउंट क्लोज हो गया, उसका अकाउंट बंद हो गया। मेरी बात समझ रहे हो अच्छे से? मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर इसके प्रॉफिट हुआ 2000 रुपये का, इसका क्रेडिट साइड बैलेंस होगा, तो अब मैं उसको प्रॉफिट को लेने वाला हूँ, तो डेबिट करूँगा ना कि 2000 रुपये मेरे को दे भाई, तो डेबिट कर दूंगा, कहाँ भेज दूँगा? इक्विटी शेयर होल्डर पे, ठीक है। ऐसे ही अगर लॉस होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेगा, उसका लॉस होगा तो डेबिट साइड पे आएगा, तो क्रेडिट कर दूँगा अकाउंट को। अब पेमेंट करूँगा तो पेमेंट करने से पहले इक्विटी शेयर होल्डर को जितने भी आपका जो है, आपका रिजर्व है, फंड्स है, जो कि आपका क्रेडिट लाइबिलिटी साइड पड़ा होता है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा होगा जो रिलायंस अकाउंट में नहीं बेचा था हमने, उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर को बांट देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट्स होते हैं, ये प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट से रिजर्व बनता है, प्रॉफिट सब कुछ बनता है, तो ये सब कुछ प्रॉफिट्स हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो करूँगा, पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? वही जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करा था, बंद करा था ना अकाउंट, ऐसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बंद कर दिया, सारे प्रॉफिट्स को भेजूंगा तो इनके अकाउंट ही बंद कर दिए, डेबिट साइड पे लिख दिए,
ये भी लाइबिलिटी से, और इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल करूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर भेज दूँगा, प्रॉफिट है ना सारी है। ऐसे ही अब मैं सारे की जो मिसलेनियस फिक्टिशियस एसेट्स है, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सारे लॉसेस बियर करेगा, वो एसेट है ये एसेट नहीं बिक पाए, ये एसेट बिक ही नहीं सकते थे, ये सारे लॉसेस कैपिटल से कम होते हैं उससे, तो कैपिटल अपनी ये कम करवाएगा, अपने जो पेमेंट है जो देने वाले थे उसको कम करवाएगा। तो इक्विटी शेयर डेबिट करेंगे कि किसके पेमेंट हम कम करने वाले हैं, डेबिट करेंगे ना, पहले क्रेडिट कर रहे थे देने वाले, तो क्रेडिट कर रहे थे, डेबिट करेंगे मतलब उससे लेने वाले हैं, इसकी पेमेंट कम करने वाले हैं, तो ये सारे ये लॉसेज ये खुद बियर करेगा ये सब। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा इसको मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट अकाउंट, मतलब क्योंकि जो भी इसको पेमेंट मिलनी थी उसको, क्योंकि क्रेडिट करा था हमने ड्यू करने में, एंट्री में ड्यू करेंगे ना पहले हम इसको, तो ड्यू करने में एंट्री में डेबिट करा था, क्रेडिट करा था, अब उसको डेबिट कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ड्यू करने में यही एंट्री होती है इसकी, ये ड्यू करने की एंट्री है कि इसको पेमेंट मिलने वाली है, लेकिन पेमेंट मिलने से पहले इसकी सारी एडजस्टमेंट करने वाली, तो बनेगा इसका क्रेडिट बैलेंस ही, तो उसको डेबिट करेंगे फिर, क्योंकि इसका मिलने वाला पैसा, तो यहाँ से उसको वही सारा पैसा मिल जाएगा जो उसको जो भी मिलेगा परचेज करने से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये देखो, देख सकते हो कि इसमें अकाउंट जो खुलेंगे वो ये खुलेंगे लेजर अकाउंट। अगर आपके आता है यूनिवर्सिटी में, अगर आपके एग्जाम्स में लेजर अकाउंट नहीं खुलने पड़ते हैं तो आपको सिर्फ जनरल एंट्री करनी होती है। तो रिलायंस अकाउंट इसमें मेन है, ट्रांसफरिंग कंपनी का अकाउंट मेन है, बैंक अकाउंट और शेयर होल्डर कैपिटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री होती है। अभी हमने बात करी ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री होती थी। अब हम बात करेंगे ट्रांसफरी कंपनी जो लेने वाली है, जो खरीद रही है कंपनी, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एंट्री होगी। तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है कि मर्जर की केस में, मैंने आपको बताया था अकाउंट अमालगमेशन विद द नेचर ऑफ मर्जर, उसको हम पूलिंग इंटरेस्ट मेथड हम फॉलो करते हैं, उसको हम पूलिंग इंटरेस्ट भी बोलते हैं, पूलिंग एसेट सारी लायबिलिटी ले लेना। और एक होता है परचेज मेथड। दो तरीके की अमालगमेशन होती है ना AS 14 के अकॉर्डिंग, तो दोनों में अलग अलग तरीके होंगे, ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग एक ही जैसा है, बट क्या फ़र्क होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखो, अब ये क्या करेगा, ट्रांसफरिंग कंपनी को पैसा देना है, परचेज कंसिडरेशन उसको पे करनी है, मेरी बात समझ रहे हो। वहाँ पर पेमेंट, वहाँ ये ट्रांसफरर कंपनी सारे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी एक जैसी एंट्री करेगी, ये सब जो मैंने को बताया अभी। अब इसकी क्या एंट्री होगी, इसको पेमेंट देनी है, तो ये क्या करेगा, इसको पेमेंट देनी है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट है, क्योंकि ये ड्यू करने की एंट्री है कि मुझे बिजनेस परचेज करना है, ये परचेज कंसिडरेशन है। बिजनेस परचेज अकाउंट मतलब परचेज कंसिडरेशन कितनी देनी है उसको, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कि यहाँ से मेरा पैसा कटेगा क्योंकि मेरा पैसा जाने वाला है, ठीक है, ये ड्यू कर रहा हूँ ना मैं एंट्री, और जिसको देना है वो उसका नाम नहीं आएगा। ट्रांसफर कंपनी को सीधा डायरेक्टली पे नहीं करते, लिक्विडेटर को पे करते हैं, इसको ध्यान समझना। एक्चुअल में जो भी हमारा लिक्विडेशन प्रोसीडिंग होती है वो सारा लिक्विडेटर संभालता है, तो हम सीधा डायरेक्टली पे नहीं करते ट्रांसफर कंपनी को, उसका लिक्विडेटर पहले बीच में आ जाता है, तो लिक्विडेटर को हम पे करते हैं, लिक्विडेटर आगे पे करेगा। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, मेरा पैसा यहाँ से जाने वाला है, इसको जाने वाला है, बिजनेस मैं यहाँ से परचेज कंसिडरेशन को पे करूँगा क्योंकि मेरे सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, आपको पता है, और इसको जाने वाला है तो क्रेडिट आता गिवर, एक्सपेंसेस आर द डेबिट, और ये हो गया। अब हम उसके सारे एसेट और लायबिलिटी खरीद लेते हैं, आपको पता होगा। जब भी हम परचेज कंसिडरेशन पे करेंगे तो किस लिए पे कर रहे हैं, ताकि उसके एसेट लायबिलिटी को खरीदा जा सके। हम सारे उसके एसेट लायबिलिटी खरीदेंगे तो सन्ड्री जो भी मेरे पे आएगा एसेट, तो सन्ड्री एसेट डेबिट, क्योंकि एसेट डेबिट होते सारे। अब लायबिलिटी को खरीदा तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, उसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। एसेट को खरीदा, लायबिलिटी को खरीदा कि भाई एसेट तू दे, लायबिलिटी भी तेरे ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि, और सारे की जितने भी इसके पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में खास का फ़र्क होता है कि लायबिलिटी में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो, या रिजर्व्स हो, मतलब जो रिजर्व और सरप्लस होते हैं वो भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ट्रांसफरिंग कंपनी को। ये फ़र्क होता है परचेज मेथड और पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में। परचेज मेथड में आपको ये नहीं गिवन होगा, मतलब ये आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे, क्योंकि आप ट्रांसफर कंपनी मालिक बन जाती है, ट्रांसफरी कंपनी उनकी मालिक बन जाती है। तो जब कोई मालिक बनता है इंसान, तो वो सारे के सारे जो आपके पीछे से प्रॉफिट थे
पिछले रिजर्व थे वो सारे मालिक को बढ़ते हैं, आपको पता होगा शेयर कैपिटल को बढ़ते हैं। अब भाई मैं तेरे सारे शेयर मैं ही खरीद रहा हूँ, तेरी सारे कब्जा मैं ही कर रहा हूँ कंपनी को, तेरी पूरी कंपनी को खरीद रहा हूँ, तो ये सारे प्रॉफिट भी तो मेरे पास आएंगे। आप बिल्कुल सही बात है यार, सारे प्रॉफिट भी मेरे पास आएगा, सारे रिजर्व भी मेरे पास आएंगे, क्योंकि सारा शेयर कैपिटल बढ़ता है। अब शेयर कैपिटल तेरी मैंने खरीद ली पूरी, तो ये भी तो मुझे दे, तो ये सब कुछ बटेगा। फिर हम लास्ट में इसको कंपेयर करेंगे बिजनेस परचेज से, टू बिजनेस परचेज। मतलब मैंने पहले एसेट खरीदे, लायबिलिटी खरीदी, अब क्योंकि जब मैं इसको खरीदूंगा तो मैं एक्चुअली में किससे खरीदूंगा वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, पेमेंट कितनी दी मैंने खरीदने के लिए, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। क्योंकि मैं एक्चुअली में बस ये समझ लो कि ये ड्यू करी, अब मैं वहाँ से खरीदा, तो ये बिजनेस परचेज जो परचेज कंसिडरेशन मैंने पे करी, तो क्रेडिट साइड पे लिखा ना मैंने, इन सबको खरीदने के लिए मैं जो पे किया मैंने वो नीचे लिखा। ठीक है, इन सबको खरीदने के लिए मैंने एक एक चीज़ जो पे करी है वो मैंने नीचे लिखा, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में कितने का खरीदा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने कभी कभार बैलेंस मैच नहीं करेगा। हो सकता है कि आपने एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करके 2 लाख रुपए आ रहा हो, लेकिन आपने परचेज कंसिडर पे कर दी है 5 लाख रुपए की, आपने ज़्यादा पे कर दिया। तो जब ज़्यादा पे कर दिया तो उसको सारा का सारा एडजस्टमेंट जो करनी है, जैसे कि आपने ज़्यादा पे कर दिया तो ऊपर आपका 3 लाख कम बन रही है, तो ऊपर आपने जनरल रिजर्व लिख देना है, वो सारी एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व से कम करनी है। देखो लिखा हुआ, इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इट इज एडजस्टेड इन जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो ट्रांसफर कंपनी का होगा उससे आपको एडजस्ट करना है। नीचे अगर आपको लग रहा है कि परचेज कंसिडरेशन कम पे कर दी है तो नीचे लिख दो जनरल रिजर्व, अगर आपको लगता है ज़्यादा पे कर दिया तो वहाँ से पे करना है। ठीक है, वहाँ से एडजस्टमेंट करनी है, ये आपको बात समझ में आ रही है। अब परचेज कंसिडर पे करेगा, अभी तो ड्यू करी था, अभी तो एंट्री हमने ड्यू करी थी, ये खोला था अकाउंट, इसको यहाँ पर लिखने के लिए ये खोला था अकाउंट ताकि मैं ये एसेट खरीद सकूँ। अब इसको लिक्विडेटर को अकाउंट को बंद करना है, इसको पेमेंट करनी है ना, तो लिक्विडेटर को अकाउंट को बंद करना है तो क्या करूँगा, डेबिट करूँगा लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, और जो भी जिस तरीके की पेमेंट कर रहा हूँ किसकी फॉर्म में कर रहा हूँ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बातों को समझ में आई, किसकी फॉर्म में पेमेंट करो यहाँ पर आएगा। फिर अब लिक्विडेशन एक्सपेंसिव में आपको बताया था, कभी कभार ट्रांसफर कंपनी बोन नहीं करता, ट्रांसफर ही कंपनी बोन करती है। तो जब ये खुद पे करेगी तो कैसा एक्सपेंस आएगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल है कि भाई जो पेमेंट मैंने करी है लिक्विडेशन की एक्सपेंसिव ऐसी होगी ना, लिक्विडेशन नाम आ गया एक्सपेंसिस का, बैंक अकाउंट। और अब लेकिन लिक्विडेशन एक्सपेंसिस को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा इसमें, क्योंकि मेरा खर्चा था, तो मैं इसको खर्चे को मैं राइट ऑफ कर दूंगा। इसको कहते हैं राइट ऑफ करना, इसको मैं सजा के लिखूंगा नहीं अपने, क्योंकि मेरे कैपिटल से कम नहीं होने वाला। अब मैं खर्चे को ना राइट ऑफ कर दूंगा। राइट ऑफ कैसे करते हैं कि जो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या जनरल रिजर्व का, उसको डेबिट करके उसको मैं कम कर दूंगा इसको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ इसको मैंने इससे ख़त्म कर दिया, तो ख़त्म कर दिया मैंने, क्योंकि इसको मैंने क्या करा, डेबिट करा, क्योंकि ये प्रॉफिट्स हैं हमारे, तो प्रॉफिट्स को मैंने कम कर दिया इसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इस तरह से करते हैं। और अगर जैसे कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव पे करा तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहा है ट्रांसफर ही कंपनी, तो लायबिलिटी का नाम आएगा, शेयर कैपिटल से या बैंक अकाउंट से जिससे भी वो पे कर रहा है नाम आ जाएगा। सिंपल है। परचेज मेथड में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क, जो ज़्यादा फ़र्क नहीं। देखो पहले वही एंट्री होगी ड्यू करने की, लिक्विडेटर आएगा, एसेट खरीदेगा, सब कुछ हो जाएगा। बट फ़र्क क्या है कि देखिए एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर रिजर्व्स नहीं आते, ये रिजर्व्स उठा के नहीं ले जाता, क्योंकि वो एक्चुअली में बिजनेस करने का उसका मोटिव नहीं है आगे, इसलिए वो मालिक पूरा नहीं बन रहा, वो मालिक नहीं बन रहा, उसने बिजनेस खरीद लिया सिर्फ, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व सरप्लस। वो नहीं लेता। और कोई भी अगर एडजस्टमेंट आती है, क्योंकि वो खरीद रहा है, वो सिर्फ परचेज कर रहा है, तो परचेज करते हुए या तो आपको गुडविल क्रिएट होगी या कैपिटल रिजर्व होगा। यहाँ पर सीधा बिजनेस का वो मालिक बन रहा था, तो वहाँ पर सीधा गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं लिख सकते थे, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई करता है आदमी, तब हम गुडविल कैपिटल रिजर्व आती है। जैसे कि मेरे को परचेज करते हुए कैपिटल गेन हो गया, तो मैं कैपिटल रिजर्व बना के लिख दूंगा कि मेरे को फ़ायदा हो गया, या मैंने एक्स्ट्रा पैसा पे किया तो मैं यहाँ पर गुडविल के नाम से लिख दूंगा। बट मेरे भाई इस केस में तो मैंने कोई ऐसा परचेज नहीं करा उसका बिजनेस, बल्कि मैं तो उसको बिजनेस को एक्चुअली में मर्ज कर लिया, हमने एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। तो दैट इज़ द, अगर कोई एडजस्टमेंट आती है तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व से करनी है। ठीक है, वहाँ पर मैं मालिक बन रहा हूँ, यहाँ पर नहीं बन रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। फिर पेमेंट करूँगा, वही एंट्री लिक्विडेटर हो ये।
फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एंट्री होती है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व बनता है, मतलब यहाँ पर सारे रिजर्व वो ले लेता है और सारे रिजर्व वो बैलेंस शीट में भी शो होते हैं ट्रांसफरी कंपनी के, क्योंकि सारे रिजर्व उसने उठा लिया उसने। लेकिन यहाँ पर सारे रिजर्व नहीं उठाता, बट एक रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है यहाँ पर, किसको, ट्रांसफरी कंपनी को, क्योंकि वो रिजर्व लॉ के द्वारा कंपलसरी होता है। ये रिजर्व आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, सारे रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना, लेकिन ये रिजर्व को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये एंट्री करनी होगी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट हुआ तो क्रेडिट हो गया, इसको हमने डेबिट करा क्योंकि इससे क्रिएट करा है, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व को मैं इसके अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्रिएशन की एंट्री है। अमालगमेशन एडजस्टमेंट हो एक फिक्टिशियस एसेट बन जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में हमारे लिए हमने खुद क्रिएट किया है। हमने इस अकाउंट में वो डाल देंगे कि भाई हमारे लिए वो एक लॉस क्रिएट हो गया है, कि क्योंकि मैं शेयर कैपिटल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से क्रिएट करूँगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दूंगा, क्योंकि ये स्पेशल अकाउंट बनाऊंगा इसके लिए, रिजर्व के लिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए। अब मैं लिक्विडेशन एक्सपेंसिव पे करूँगा, वहाँ पर मैं जो पे कर रहा था मैं लिक्विडेशन एक्सपेंसिव, वो अपने जेब से पे कर रहा था। बट यहाँ पर जो मेरे पास ऊपर गुडविल आ जाएगी, ये कैपिटल रिजर्व आएगा, इससे पे करूँगा, क्योंकि मैं अपने जेब से मतलब करूँगा तो जेब से ही पे, लेकिन एक्चुअली मैं गुडविल कैपिटल रिजर्व को कम करके पे करूँगा। सपोज करो कि मेरे को कैपिटल रिजर्व फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा हुआ तो मैं क्या हुआ कि देखो मुझे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी साथ में पे करने पड़ गए, क्योंकि परचेज करते हुए जो मुझे खर्चा हुआ वो खर्चे सारे के सारे आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि परचेज करते हुए आपको फ़ायदा हुआ, उस फ़ायदे को एक्चुअली में पूरा फ़ायदा नहीं हुआ तो उसको कम करना पड़ेगा, कि मुझे एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ेंगे चक्कर में। ऐसे ही मेरे को गुडविल अगर मैंने क्रिएट करी, कितना खर्चा हुआ कि एक्चुअल में इतना खर्चा नहीं हुआ, मुझे और खर्चा करना पड़ा, उसको और डेबिट करना पड़ेगा। तो आपका परचेज करते हुए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस खर्चा है, तो वो आपको डेबिट करना है कि गुडविल और क्रिएट हो गई है, कैपिटल रिजर्व हमारा कम हो गया, डेबिट कर दिया। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर यहाँ पर देखो, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इधर लिक्विडेशन एक्सपेंसिव पे करते, तो यहाँ पर जिसको एडजस्ट करना है पहले तो हमने ये एंट्री करेंगे, फिर हमने जनरल रिजर्व से कम कर देंगे। जनरल रिजर्व, खासकर जनरल रिजर्व ही आपका एडजस्टमेंट करते हैं हम इसमें, तो जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसिव हम पे करेंगे वो जनरल रिजर्व से पे कर देंगे। हाँ, समझ रहे मेरी बात, उसको ही कम करेंगे, क्योंकि पर खर्चा हुआ, हमने पहले उसको एडजस्ट करा जनरल रिजर्व से कि हाँ भाई हमारा तो भाई मज़ा आ गया, कि भाई चलो भाई हमारा या तो इतना फालतू खर्चा हो गया या कम हो गया, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते फ़ायदा हो गया, लेकिन फ़ायदा पूरा नहीं हुआ तो डेबिट कर देंगे। समझ गए मेरी बात। फिर लिक्विडेशन वही प्रीमियम एक्सपेंसिव पे करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर, फिर हम लायबिलिटी को मतलब कोई भी लायबिलिटी डिस्चार्ज करा तो ये एंट्री होती है। अब क्या होता है कि इस केस में खासकर कैपिटल रिजर्व को गुडविल के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, सेट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू पैरा 38 AS 14 के अकॉर्डिंग जो भी गुडविल आती है, पहले मैं आपको बता दूं कि गुडविल जो है, गुडविल आती है अमालगमेशन में, उसको एमोटाइज करना पड़ता है सिस्टमेटिक बेसिस पे, और वो 5 साल के अंदर अंदर करना पड़ता है। 5 साल के बाद नहीं, उसको 5 साल के अंदर अंदर गुडविल को सेट ऑफ करना पड़ता है। उसको सेट ऑफ कैसे करूँगा मैं, कैपिटल रिजर्व अगर आपके सामने है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इट इम्प्लाइज गुडविल एंड कैपिटल शुड नॉट अपीयर साइमल्टेनियसली इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, क्योंकि या तो फायदा होगा या तो लॉस होगा, आपको दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये है इसका मतलब, फायदा हुआ है या तो गेन हुआ है, आपको परचेज करते हुए या तो आपको फायदा हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। दोनों कैसे हो गए होंगे, फायदा भी हुआ लॉस भी हुआ, ये क्या मतलब है। इसीलिए इस दोनों को एडजस्ट कर देना है। अगर आपको फायदा हुआ तो गुडविल के साथ उसको सेट ऑफ कर दो, ठीक है, या तो कम कर दो उसको, मतलब कैपिटल का डेबिट टू गुडविल, या गुडविल आई है तो उसको कम कर दो, क्रेडिट कर दो कैपिटल रिजर्व के साथ। ये चीज़ होती है, मतलब एक ही रहेगा, एक को बंद करना पड़ेगा एक अकाउंट को, दूसरे को खोलना पड़ेगा, एक ही रहेगा। और गुडविल ऐसे, गुडविल जो है वो सेटअप होती रहती है, 5 सालों के अंदर गुडविल को सेटअप करना होता है। इसीलिए तो गुडविल को सेटअप करेंगे तो क्रेडिट होगा ना हमेशा, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है इसका। तो सेटअप किससे करेंगे, कैपिटल रिजर्व से। मेरी बात समझ रहे अच्छे से, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसको आपको समझ लेना है। तो ये चीज़ होगी। और अगर सर कैपिटल रिजर्व ना हुआ क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, तो भाई कैपिटल से उसे कम करेंगे ना, शेयर कैपिटल जो होती है। गुडविल वैसे आपकी कैपिटल रिजर्व आपका होगा, ठीक है, जो आपका जो है आपकी सेट ऑफ करना है तो हमेशा कैपिटल रिजर्व से ही सेट ऑफ होगी, इस बात को ध्यान में रखना है। कैपिटल रिजर्व होगा क्वेश्चन में, नहीं है तो गुडविल को सेट ऑफ उस नहीं कर पाएंगे ना फिर हम।
वैसे तो गुडविल सीधा किस पे जाती है, शेयर कैपिटल में जाती है, बट ये आपको शेयर कैपिटल में सीधा हम नहीं बेचते। आपने अभी एंट्री देखी है, हम फिक्टिशियस एसेट को बेचते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर जो है इक्विटी वाले, वो फिक्टिशियस एसेट्स का लॉस बियर करते हैं। गुडविल तो हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है ना। दोनों एक साथ कैसे हो जाएगी, या तो आपको फ़ायदा हुआ होगा या तो आपको नुकसान हुआ होगा गुडविल से, या तो फ़ायदा हुआ होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कैपिटल रिजर्व भी क्वेश्चन में गिवन है तो कैपिटल रिजर्व से उसको गुडविल को कम कर देना, क्योंकि कैपिटल रिजर्व को खत्म कर देना आपने, एक ही रहेगा क्वेश्चन में। मेरी बात समझ रहे हो, अगर कैपिटल रिजर्व है तो गुडविल को सेट ऑफ कर दो, ऐसे आपको समझना है। और इसमें दो अकाउंट मेन होते हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट और लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, दो ही अकाउंट मेन होते हैं। बाकी जो अकाउंट है वो जो आपके बैंक अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, वो मेन नहीं होता, ये मेन होती है इसके अंदर। मेरी बात समझ रहे हो अच्छे से। तो आई होप आपको अच्छे से पूरी की पूरी जनरल एंट्री मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से करनी होती है। और इससे बढ़िया मुझे लगता नहीं आपको कोई समझ में आएगा। यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, गुडविल, कैपिटल रिजर्व कब क्रिएट करते हैं, ट्रांसफर की बुक में कैसे एंट्री होती है, मैंने आपको सब कुछ समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।